हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी को पता है हमने अपने कंप्लीट रीजनिंग के सेक्शन को खत्म कर दिया है। आपके सामने पूरे कंप्लीट के रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करा के आपके सामने प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, जहां से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जुड़े हुए हैं अपने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2025, जो आपके 2025 में एग्जाम्स होने वाले हैं। आपके एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएशन के बाद जो आप एग्जामिनेशन एसएससी का दे सकते हैं, वो सबसे टॉप लेवल रैंक है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल को हम एक मिनी आईएएस के नाम से भी जान सकते हैं। इसको मिनी आईएएस के एग्जाम के लिए भी जाना जाता है। आईएएस तो आपका एक इंडिविजुअली एंटिटी है ही, बट हम एसएससी सीजीएल को एक मिनी आईएएस के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। थंबनेल से ही आप सभी को पता चल रहा होगा। आज हम रीजनिंग के एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के पार्ट में देखने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2025 में हम अपने इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करने वाले हैं, अपना सिलेक्शन कैसे दर्ज कराने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली है आपके सामने। एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल की, सिलेबस क्या है और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके 2025 को आप अपना सिलेक्शन ईयर बना सके। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना है ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्जाम्स हो गए, एमटीएस के एग्जाम्स हो गए, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको सभी तरीके से हर एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिलेबस के फॉर्म में, प्रैक्टिस मॉक के फॉर्म में, स्ट्रैटेजी के फॉर्म में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट होने के लिए, जैसे आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप थ्रेड हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, तो इन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो वहां से जाके क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तो ओपन प्लेटफॉर्म हो ही है ही, साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर डाउट्स का सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपका डाउट है, वहां से आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ आपको अपने क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें पसंद आई होगी, आपको समझ भी आई होगी। मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने परीक्षा जंक्शन बनाया है, वो दिमाग में इस चीज को रखते हुए क्रिएट किया गया है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम किसी एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज नहीं अवेलेबल कराते, आपसे एक सिंगल कॉइन के भी डिमांड नहीं करते। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है जहां पर आप सभी हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्लेटफॉर्म हर एक इंसान के पास अवेलेबल है। चाहे वो बंदा गांव के एरिया में क्यों ना रहता हो, तो भी वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें आसानी से देख सकता है। लेकिन अगर कोई गांव का बच्चा चाहता है सिलेक्शन लेना, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना, 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना, तो उसके लिए चीजें तो चाहिए। पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके का पेपर आता है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो वो इंसान भी, यहाँ से वो एस्पिरेंट भी अपने अंदर एक जुनून के साथ यहाँ से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर आसानी से बना सकता है। तो इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे हर जगह, ताकि इन वीडियोस की रीच मैक्सिमम लोगों तक हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और यहाँ से सीख के अपनी लाइफ में सक्सेस ले पाए। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया होगा। आइए देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी 2025 में तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं अपने, और वो चाहते हैं एग्जामिनेशन कॉलेज खत्म होने के बाद ही अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है। उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ जो चाह रहे हैं 2025 में अपना सिलेक्शन ईयर मानना, अपने 2025 के एंड तक अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप पे, ताकि वहां पर ये चीजें पहुंचे और सब यहाँ से कनेक्ट करके एक स्ट्रैटेजी सीख पाए, किस तरीके से हमें आगे लेके बढ़ना है, अपने सीजीएल को क्रैक करने के लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक अगर कोई फ्रेशर बच्चा भी है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता सीजीएल क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एसएससी है क्या? एसएससी आपकी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये कमीशन आपके अलग अलग टाइम पे आपके एग्जाम्स हेल्ड कराता है, डिफरेंट पोस्ट के एग्जाम्स हेल्ड कराता है। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक कमीशन बनाई गई है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए क्या क्या फेजेस होते हैं उनके लिए ये कार्य करता है, ठीक है, वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्स आपका जो एसएससी का टॉप लेवल का एग्जाम बोला जाता है वो है हमारा एसएससी सीजीएल। CGL दैट्स मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, उसके बेस्ड पर आपका CHSL होता है, आपका CPO का एग्जाम होता है, नेक्स्ट आपका MTS का एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है, बट ये एग्जाम्स भी आपका एसएससी हेल्ड करा रहता है। और फेज 13 फेजेस वगैरह के एग्जाम्स भी यहाँ पर होते हैं, और भी डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट पे आपका जो एसएससी है एग्जाम करा रहा होता है। लेकिन अभी हम जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल, CHSL, CPO, जो भी टॉप लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, इन सारी चीजों पर हमें डिस्कस करना है। ये सेशन उन स्टूडेंट के लिए और इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें किस किस चीजों को, पहले आप अपने जिस भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं आपको एक एम पर पहुंचना है। उस एम पर जाने के लिए आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, किस किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ के ही हम क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, या स्ट्रेट रास्ता अपना के हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच पाना है, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर हमें अपने रास्ते पे पहुंचना है। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता होंगी तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए जो माइंड सेट है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी चीज को लेके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आपका माइंड सेट कैसा है, आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में किस तरीके से अपना सोच विचार कर पाते हो, माइंड सेट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आगे का रास्ता आपको आसान ही दिखता हुआ चला जाएगा। तो हमें देखना है एसएससी सीजीएल के, सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका कैलेंडर, एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया था बहुत ही टाइम पहले, जनवरी में ही आपका कैलेंडर आउट कर देता है, जिसमें वो आप सभी को ये बताता है कि आपके एग्जाम्स कब कब हेल्ड होने वाले हैं, डिफरेंट पोस्ट पर आपके कब कब एग्जाम्स कराए जाएंगे। इसी तरीके से एसएससी ने जो अपना 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट बनाया था वो उसमें एग्जामिनेशन डेट बताई गई थी आप सभी के लिए। तो ये डेट जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो आपको बताया गया था अप्रैल में रिलीज हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, आप फॉर्म अप्लाई कब से करना शुरू कर सकते हो, अप्रैल से ही हो जाएगा। लास्ट डेट क्या होगी, आप मई तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और टीयर 1 का एग्जाम जो बताया गया था वो जून और जुलाई में बताया गया था। लेकिन आपके सामने एक रिवाइज्ड कैलेंडर आउट होने वाला है, रिवाइज कैलेंडर आउट होने वाला है। मतलब जो ये टेंटेटिव चीजें बताई गई थी
इसमें कुछ रिवाइज करके आपके सामने अपडेट लेके आया जाएगा। जो भी अपडेशन होगी वो मैं आप सभी के सामने एक दूसरी वीडियो में करके जरूर बता दूंगी कि किस किस अपडेट के साथ आपके सामने एसएससी 2025 आने वाला है। तो आप अभी अपना टारगेट यही मान के चलो कि आपका एग्जाम जून या जुलाई में हो जाएगा। क्यों? अगर आप अपना ये टारगेट लेके चलते हो जून जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो आप अपने माइंड सेट से क्लियर रहोगे कि मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मुझे टेस्ट सीरीज अप्लाई कर देनी है, मुझे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप अपना माइंड सेट ये बना लो कि मुझे जून में या जुलाई में एग्जामिनेशन देना है। भले चेंज हो जाए, आपकी एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, जो भी होगा डजंट मैटर। आपके पास लास्ट टारगेट क्या होगा कि आपको 2025 के जून जुलाई तक एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप अपने दिमाग को ये बोल दिया करो स्टार्टिंग से ही, ये माइंडसेट बना लिया करो कि ये मेरे पास लास्ट चांस है, अगर मैं इसमें नहीं हो पाया सक्सेस तो मेरा जीवन व्यर्थ है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कब तक? जब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो। बाकी जब आपका एग्जामिनेशन पास आने वाला है, उसमें क्या अपना माइंडसेट रखना है वो उस टाइम पर बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी बस आप अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे जून जुलाई तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करके पूरी जो एसएससी सीजीएल के लिए जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस करनी है। क्योंकि देखो, विचार आना तो नॉमिनल है कि आपने सोच लिया, लेकिन इस सीजीएल की तैयारी करने के लिए आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्या आप उस चीज के लिए रेडी हो? क्या आप अपने लाइफ में बलिदान देने के लिए रेडी हो? अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तो माइंडसेट बनाना कि मुझे 2025 में एग्जामिनेशन में बैठना है और सिलेक्शन लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक, लेकिन अगर आपको मौज मस्ती भी चाहिए, सारी चीजें एंजॉयमेंट वाली चीजें भी चाहिए, आप इंस्टा स्क्रॉल करना नहीं छोड़ सकते हो, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना नहीं छोड़ सकते हो, पढ़ाई वाली चीजें हैं वो देखो, नो डाउट, लेकिन जो इररेलेवेंट चीजें हैं, जो आपको चीजें तकलीफ दे रही है, सामने आपका फ्रेंड आपको इतना सुना रहा है, वो चीज तकलीफ दे रही है, आपको जो भी लाइफ में हर्डल्स मिल रही हैं, अगर वो परेशान कर रही हैं आपके जीवन में, तो उससे दूरियां बनाना शुरू कर दो। डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य की आगे और आसानी से बढ़ते चले जाओगे। तो जो भी हर्डल्स आ रही हैं, क्या आप उन हर्डल्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो ये सेशन आप सभी के लिए ही है। ठीक है, तो हमें अपना टारगेट रखना है जून जुलाई तक अपने सिलेबस के साथ साथ हमें अपने स्कोर को भी बूस्टअप करना पड़ेगा, अपने स्कोर को भी बूस्टअप करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो आपके पास आज हम कौन सी डेट में खड़े? अप्रैल मंथ में खड़े हैं। मई पूरा बचा हुआ है, जून पूरा बचा हुआ है, जून ले लेते हैं पूरा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में अगर एग्जामिनेशन है तो 2 महीने आपके पास पूरे हैं। अब आपको 60 दिन को 120 दिन बनाना है। ये कैसे बनेंगे? मैम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 24 घंटों का 48 घंटे क्रिएट कर दे। नहीं, कैसे बनाना है? अपने इफिशियंसी लेवल को बढ़ाना है। अगर आप एक काम को एक दिन में कंप्लीट करते हो तो अपनी इफिशियंसी लेवल बढ़ाओ। आपने मैथ्स में क्वांट्स में पढ़ा भी है, टाइम एंड वर्क में पढ़ा है ना मैथ्स की क्लास में, कि जो जितना इफिशिएंट होगा वो उतना ज्यादा काम कंप्लीट कर पाएगा। तो आपको अपने अंदर इफिशियंसी बढ़ानी है कि जो 60 दिन है उसको 120 दिन कैसे बनाना है, अपने ऊपर काम करके बढ़ाना है। ठीक, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके एग्जामिनेशन 2000 सीजीएल के 25 की डेट। रिवाइज कैलेंडर जो भी होगा आपके सामने लाके बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कि आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, तो आप एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीजीएल के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने बीए किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हो, आप एग्जामिनेशन दे सकते हो।
अब वेट नहीं करना कि फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा, अपनी प्रिपरेशन हमें आज से ही शुरू कर देनी है। जिस जिस ऊर्जा से अगर आप शुरू करते हैं उसी ऊर्जा तक आप एंड तक पहुंच जाते हैं, उसी ऊर्जा के साथ, तो फिर विजेता आप ही होने वाले हैं। ठीक है, जो एनर्जी लेवल अभी आप में भरा हुआ है उसी एनर्जी लेवल को मेंटेन रख देना बिल्कुल एंड तक, टीयर 2 तक, फाइनल सिलेक्शन तक। डेफिनेटली आपकी चीजें बेटर होती हुई चली जाएंगी। अब देखो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, हम बात कर लेते हैं। जो आपके सामने नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो कुछ कुछ सालों में कैसे कैसे थी। जैसे जब हम 2024 पिछले साल की बात करें तो आपके सामने 17,727 वैकेंसी रिलीज की थी एसएससी ने। फिर 2023 में 8,435 वैकेंसी आई थी। 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिली है, 33,409 वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। कट ऑफ आपकी बहुत ही कम गई थी। ठीक है, ऐसी 2021 में कितनी वैकेंसी, 7,621, और 2020 लास्ट 5 सालों के मैंने आपको वैकेंसी आप सभी के सामने रखा हुआ है। 2020 में 7,035 वैकेंसी आई थी। तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी ऐसी उम्मीदें हो सकती हैं कि 2025 में अप्रोक्सीमेट 7,000 से लेकर 10,000 तक की वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। 7,000 से लेकर 10,000 तक की वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी। आपको 7,000 10,000 से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट पे लड़ना है। तो आप उस एक सीट के लिए कितनी मेहनत करने वाले हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बाकी साथ देने के लिए वी आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर। ठीक है, आप सभी के साथ हम हमेशा रहेंगे, बस आप अपना भी 100% देते रहना। हमारी तरफ से आप सभी को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। अब हमारे पास क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आपने देखा आपका एग्जाम कब होने वाला है, फिर आपने देखा आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए या नहीं, फिर आपने देखा कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हमारा एसएससी सीजीएल के फॉर्मेट में आती हैं। बाकी अब देख लेते हैं जो भी आपका किस तरीके का प्रोसेस होने वाला है, आपको कितने स्टेजेस से होकर गुजरना होता है अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट, सबसे पहला फेज होता है आपका टीयर 1, जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ये क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में दैट्स मींस टीयर 2 में ऐड नहीं होते हैं। जितनी कट ऑफ है, अगर आपने कट ऑफ के बराबर भी नंबर ले आए हो, दैट्स यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक, आप उस पोस्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। क्वालिफाई आपने अगर कर लिया है टीयर 1। टीयर 1 में आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्ट, एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, सीबीटी आपका जो एग्जाम होता है एसएससी का, वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। आपको ये सामने सिस्टम होगा, उसके ऊपर आपको आंसर देना होता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। और जो भी आपका जो एग्जाम है सीबीटी बेस्ड है, दैट्स मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर? आगे देखते हैं। जब आप अगर टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हो तो अब आप एंट्री करते हो टीयर 2 के फेज में। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वो गेम से आउट। टीयर 1 आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है, एक फिल्टर वाला काम करता है। इतनी भीड़ है, लाखों लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अब सभी को सरकार थोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब दे देगी। डेफिनेटली जो डिजर्विंग होगा उसी को जॉब मिलने वाली है। अब आप उस डिजर्व करने के लिए कितनी मेहनत करी है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि आप टीयर 2 के लिए आप टीयर 1 क्वालिफाई करोगे, फिल्टर में से आप इतनी बड़ी भीड़ की जनता में से निकल के आपको एक डिफरेंट एंटिटी के पास जाना है। फिर आपका टीयर 2 आएगा। टीयर 2 में आपके टीयर 2 होते ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। आपको एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। इसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, स्पीड के अंदर हमें इस टाइपिंग टेस्ट को करना होता है। तो आप धीरे धीरे अपने टाइपिंग टेस्ट भी स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिएगा। ठीक, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 2 मेन इंपॉर्टेंट तो बस यही है।
ठीक, आपको टीयर 1 क्वालिफाई करके टीयर 2 में अपना बेस्ट देना है और फिर चीजों को आगे लेके चलता है टाइपिंग टेस्ट। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल और मेडिकल होगा, कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए है, और फिर लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कितना सिंपल सा दिख रहा है ना, 5 स्टेप में हमारी ज्वाइनिंग। लेकिन इस 5 स्टेप को पाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है, और हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, ठीक, हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। मैं, आप, हम सब मिलके अपने इस 2025 में सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे और आपको लेके ही रहना है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आगे देखते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपके किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, क्या क्या चीजें आने वाली होती हैं, इस चीज को देख लिया जाए कि आपका सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। सीजीएल टीयर 1 जो आप पहला फेज एग्जामिनेशन में देने वाले हो, एसएससी में आपके 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में हमें क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, जहां पर हमें ये देखना है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम पैटर्न में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला हो गया आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, और एक आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीएस, ठीक है। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि हम रीजनिंग के पे डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आते हैं 25 और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। एसएससी में एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, 25 में, मतलब रीजनिंग का सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो गया और हमें 50 में से 50 लाने हैं। 25 के 25 सवाल हमारा टारगेट होना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। ये मैं दावा दिलाती हूँ आप सभी को कि रीजनिंग में अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ोगे ना, तो डेफिनेटली आप एसएससी के एग्जामिनेशन में अपने 50 में से 50 स्कोर कर रहे होंगे, ठीक। 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जनरल साइंस, हर एक सब्जेक्ट को, करंट अफेयर, सारी चीजें रिलेटेड होती है। यहां से भी आपके 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट्स मींस क्वांट्स, मैथ्स के भी 25 सवाल आते हैं 50 मार्क्स के। फिर आता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में आपके भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, दैट्स मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं और कितने नंबर का? 200 नंबर का। लेकिन जो आपको टाइम मिलता है इन क्वेश्चंस को, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है, वो आप सभी के लिए 1 घंटे का टाइम होता है, दैट्स मींस 60 मिनट। आप इस 60 मिनट से अपने जीवन की रेखा को बदल सकते हो। ये 60 मिनट आपका जीवन डिसाइड करने वाले होते हैं। आप अपने कलम से क्या लिख रहे हो और अपने जीवन के आगे की लाइफ में कैसे प्रोग्रेस चाहते हो, इस 60 मिनट में डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब इस 1 घंटे में और 1 hour 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मिलता है उनके लिए जो स्क्राइब लेके जाते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। 1 घंटा 20 मिनट का टारगेट होता है। बट एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए 1 घंटा मिलेगा। आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो, ठीक है। कंपोजिट टाइम मिलता है, यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट टाइम है, कोई सेक्शनल टाइम नहीं होती है। यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी टाइम दे सकते हो, क्लियर। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो यहाँ 5 मिनट में सॉल्व कर ले जाओ, बाकी बचा हुआ टाइम आप मैथ्स में लगा लेना। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यहाँ से नंबर, यहाँ से टाइम बचा के, यहाँ से टाइम बचा के आप अपने क्वांट्स में अप्लाई कर देना। अगर आपकी क्वांट्स बहुत अच्छी है तो यहाँ से बचा हुआ टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट में टारगेट कर लेना, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है टीयर 1 है, वो आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। आप पर्टिकुलर अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर पाते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, ठीक। क्लियर होती है चीजें, चलिए। और इसी के साथ साथ फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप क्वेश्चन को गलत आंसर कर देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0.5 मार्क्स आपका कैंसल हो जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही करने पे आपको नंबर मिल रहा है 2, लेकिन अगर यही आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? 2.5 मार्क्स कैंसल हो जाएंगे,
ठीक है। अगर आपको सही करने पे 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसी सवाल को गलत करोगे तो आपके कितने नंबर जाएंगे? 2 नंबर नहीं जाएंगे, 2.5 मार्क्स जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपकी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक, टीयर 1 का प्रोसेस समझ में आया? टीयर 1 का पैटर्न क्या होता है आप सभी को समझ में आया? एक बार फटाफट से समराइज कर देती हूँ। आपके सामने 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका होता है जनरल अवेयरनेस। ये चारों सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, किसी भी सेक्शन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने 2 मार्क्स का होता है। दैट्स मींस ओवरऑल आपके 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। क्यों? टीयर 1 खाली आपको सिर्फ प्री एग्जाम निकाल के ही हवा में थोड़ी ना उड़ना है, हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। हम फाइनल सिलेक्शन के लिए जुड़ रहे हैं, ये नहीं सिर्फ एक फेस निकाल लिया और खुश हो गए। आपको अपना फाइनल सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए टीयर 2 के बारे में भी हमें स्टार्टिंग से ही लेके चलनी है। अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है। ठीक, देख लेते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। किस तरीके से चेंज है? ये पैटर्न आपके 2022 के बाद से चेंज होना शुरू हुआ था। क्यों? 2022 से पहले आपके मेंस में रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, फिर इस रीजनिंग को भी बराबरी का दर्जा दिया गया, तो 2022 से आपके एसएससी में रीजनिंग आने लगी, और वो भी कितने नंबर की? 90 नंबर की। वरना पहले रीजनिंग आपके सिर्फ टीयर 1 में पूछी जाती थी, अब उसके औहदे को बढ़ा दिया गया है। तो आपको भी अपना औहदा बढ़ाना है तो अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो, 2 सेक्शन होते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। हमारे पास 2 सेक्शन है, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक, अब इन 2 सेशन में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो आपका सेशन 1 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में हमारे 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 2 में हमारे 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। और सेक्शन 3 में भी हमारे 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ठीक, 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, 2 सत्रों में डिवाइड किया है। हर एक सत्र को अलग अलग सेक्शन में 3 सेक्शन है, और हर एक 3 सेक्शन को 2-2 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, 2 और फिर से वापस से 1 और 2 में। यहां तक किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट मेंस में आपके टीयर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि आपने प्रीलिम्स में भी देखा, टीयर 1 में भी देखा। रीजनिंग आपने टीयर 1 में भी देखा, टीयर 2 में भी है। इंग्लिश आपने टीयर 1 में भी देखा, टीयर 2 में भी है। और जनरल अवेयरनेस आपने टीयर 1 में भी देखा और टीयर 2 में भी है। यहाँ पर एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर की भी नॉलेज का एग्जाम होता है। और फिर आपका आता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। आप कितनी स्पीडली, जो टाइपिंग का टेस्ट था वो यही है आप सभी के सामने, डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में डेटा एंट्री, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको फटाफट से उसको टाइम लिमिट के अंदर एक्यूरेसी के साथ टाइप करना होगा। क्लियर? डन? चलिए अब देखते हैं क्वांट्स में, मैथ्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 30 सवाल, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एक सवाल 3 नंबर का होता है, तो ओवरऑल हमारे पास 30 सवाल मिलेंगे। 30 इंटू 3 कितने नंबर का पेपर हो जाएगा? मैथ्स का 90 नंबर का पेपर हो जाता है हमारा क्वांट्स में। क्लियर? डाउट किसी को? तो सेक्शन 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, मार्क्स आपके 90 होते हैं। रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में टीयर 1 में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और टीयर 2 में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़कर आते हैं, 5 सवाल, और कितने नंबर का? 90 नंबर का हो जाता है। बल्कि यही टीयर 1 में आपका 50 नंबर का, और टीयर 2 में आते ही ये 90 नंबर का हो जाता है। तो आप सपोज कर रहे हो रीजनिंग के सेक्शन में हमें 90 और 50, 140 मार्क्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर टीयर 1 टीयर 2 दोनों को देखा जाए तो 140 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है हमारी, है ना? लेकिन है बहुत ही इजी। कैसे करना है?
वेट, थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें बताई जाएगी। मेरे साथ बस आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, लगातार रेगुलरिटी के साथ आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश में आपके 35 सवाल, 45 सवाल होते हैं, ठीक है, और कितने नंबर का? 135 नंबर का। अब देख लो, इंग्लिश आपका गेम चेंजर है। इंग्लिश ने एकदम से आपके जीवन में नैया पलट दी। 45 क्वेश्चन और 135 मार्क्स, दैट्स मीन्स आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। ठीक, इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जो आपका जीके, जीएस, जनरल साइंस, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, जीए, इसमें आपके 25 ही सवाल आने हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स के? 75 मार्क्स के। एवरी क्वेश्चन, हर एक सवाल आपके कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये टोटल 30, 60 और ये कितना हो गया है? 70। 130 नंबर का तो ये 4 सब्जेक्ट के से पेपर मिला है। बाकी इसके अलावा 170 सवाल, 140 सवाल ये हो गए, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो कि आपका 20 सवाल होता है, 60 नंबर का पेपर होता है। 20 सवाल होता है और 60 नंबर का आपका ये पेपर होता है। फिर आपका डेटा एंट्री स्पीड, जिसमें एक डेटा एंट्री का टास्क होता है, उसमें टाइप किया जाता है। बाकी देखते हैं इनका वेटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स और रीजनिंग में 23% मैथ्स के नंबर लिए जाते हैं और 23% ही आपके रीजनिंग के नंबर लिए जाते हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके वेटेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ऐसे आप इंग्लिश, और अब इंग्लिश में आते हो तो 35% आपके इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं और जीए के 19% नंबर जुड़ते हैं। फिर कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और सेम आपका डेटा एंट्री भी क्वालिफाइंग होता है, आपके इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। क्लियर? तो समझ में आया कितना कितना वेटेड? 23 यहाँ से, 35% आपका इंग्लिश से और 19% आपका जीए से आता है। बाकी कंप्यूटर और आपका डेटा एंट्री क्वालिफाइंग नेचर होता है। टाइम कितना मिलता है मैम? टीयर 1 में तो आपने बताया 60 मिनट मिले, जो हमारे जीवन को बदल के रख सकता है। ठीक, 1 घंटे में आपको डिसाइड हो जाएगा कि आगे कैसा जाने वाला है। बाकी टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग है, वहां पर क्या था? पूरा कंपोजिट टाइमिंग था। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी टाइम दे सकते थे, डजंट मैटर। लेकिन टीयर 2 में आते ही आपका टाइम का हेराफेरी हो जाता है। जैसे कि आपको रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलेगा इन दोनों सेक्शंस के लिए। ऐसे इंग्लिश और जीए को सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 घंटा मिलने वाला है। 1 और 1 कितने घंटे हो गए? 2 घंटे मिल चुके हैं। बाकी जो कंप्यूटर और क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर के लिए 20 सवाल, 60 नंबर का, 15 मिनट मिलेगा, और आपके डेटा एंट्री टाइपिंग के लिए भी 15 मिनट मिलेगा। 15-15 मिनट में आपको ये दोनों, तो टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2.5 घंटे का होगा। जो टोटल टीयर 2 होगा वो आपके 2.5 घंटे का पेपर होता है। और टीयर 1 कितने घंटे का? सिर्फ 1 घंटे का टीयर 1। और टीयर 2 कितने का? तो टीयर 2 आपके 2.5 घंटे का होता है। मार्किंग क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें आप सभी के सामने यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है। क्लियर? आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और, आपकी नेगेटिव मार्किंग, टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग 0.50, जैसे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। अब यहाँ पर नंबर भी तो ज्यादा होते हैं ना। अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपके 3 नंबर नहीं जाएंगे, आपके 4 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है। वहां पर 0.50 नेगेटिव था, यहाँ पर 1 नंबर आपका कट जाता है अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो स्टार्टिंग से ही अपने माइंड मेकअप कर लेना है हमें, क्या
कि हमें नेगेटिव नहीं जाना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? डन? चलिए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, हमें कितने नंबर लाने की जरूरत है क्वालिफाई करने के लिए। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपके टीयर 1 के लिए कट ऑफ बताई गई है, कितने कितने कट ऑफ गए थे टीयर 1 में। ठीक है, तो पहला जनरल कैटेगरी के लिए 2022, 2023 और 2024 मैंने 3 साल के कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर डिफाइन किया है, ताकि आपको इतनी मेहनत ही करनी पड़ेगी इतने स्कोर लाने के लिए। और कट ऑफ हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है स्टूडेंट। ठीक है, आपके सामने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करती है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ अपना टारगेट रखना है कि मुझे इतने से ज्यादा नंबर लेके आना है, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व्ड है, तो 2022 में 114 नंबर, 2023 में देखो 150 नंबर आए, और 2024 में तो हद ही पार कर दी, 153 नंबर लेके आने पड़ेंगे। सोच रहे हो 200 नंबर के पेपर में से आपको 153 नंबर लेके आने पड़ेंगे। दैट्स मीन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 78 या 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब आप 153 के आसपास पहुंच पाओगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 78 या 79 क्वेश्चन आप अपना टारगेट रख लो। 100 सवालों में से मुझे 75 से ऊपर का अपना टारगेट रखना है विद एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी है तो भाई ठीक है। बाकी देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 102 नंबर, 143, 142, ओबीसी के लिए 114, 145, ज्यादा अंतर नहीं है, 146, एससी के लिए 89, 126, 126 और एसटी के लिए 77, 118 और 111 नंबर लाने हैं। तो आप हमेशा हाईएस्ट कट ऑफ को लेके चला करो दिमाग में। तो आपको कितने नंबर लेके आने हैं? 2024 में 153, यहाँ पर 2022 में सिर्फ 114 थे क्योंकि 37,000 प्लस वैकेंसी थी, इस वजह से हमारे यहाँ पर 114 नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। हमने डिस्कस कर लिया एग्जामिनेशन कब होने वाला है, हमने डिस्कस कर लिया क्या एलिजिबिलिटी है, हमने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ वैकेंसी किस हिसाब से आने वाली है, फिर हमने डिस्कस किया टीयर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, टीयर 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ टीयर 1 की कितनी कितनी थी। अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। एटलीस्ट सिलेबस पता होगा तो आप आगे की चीजें लेके चलोगे ना। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रीजनिंग के सिलेबस को बता रही हूँ। रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपके रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, और हमें हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली कितना टाइम देना है। ठीक, तो ये हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो हमें अपने सिर्फ 24 टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, 24 चैप्टर है, हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? अब देखो चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना, कितने टॉपिक तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाएंगे आज की क्लास में अगर देखोगे तो, बट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में कराऊंगी इंडिविजुअली, है ना। यहाँ पर बोला गया है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन। दैट्स मीन्स आपको एबीसीडी से कितनी अच्छी नॉलेज है, आप चीजों से कैसे वर्ड को बना सकते हो, सारा बचपन की चीजों से जो आप पढ़े हुए हो, आपकी नींव कितनी स्ट्रांग है। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आपके हर एक सब्जेक्ट का मिक्सअप है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के साथ हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग। ये इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग है, आप खुद से भी पढ़ना एक बार चाहोगे ना तो देख लेना, आपको हर एक चारों सब्जेक्ट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगने वाली है रीजनिंग। तो रीजनिंग हमारा कोई अलग से चैप्टर डिफाइन नहीं है, आपकी इसमें मैथ्स भी आती है, आपकी इसमें इंग्लिश भी आती है, आपकी इसमें
जीए जीकेस भी आती है। ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट का मिक्सअप होता है हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसमें पहला टॉपिक हमने क्या देखा स्टूडेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट एंड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आप सभी के सामने एबीसीडी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी कि आपने किसी इन वर्ड से कितने वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं। एमएनएलओपी दे दिया, बताओ कोई वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आपको डिक्शनरी की कितनी नॉलेज है, आप लेटर को रिपीटेशन फॉर्मेट में कैसे देख रहे हो, कौन सा नंबर फिफ्थ लेफ्ट से सेकंड लेफ्ट होने वाला है, एबीसीडी में से कौन सा लेटर है जो फिफ्थ लेफ्ट के सेकंड लेफ्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मैम इतनी जल्दी आपने कैसे बता दिया, तो एबीसीडी में वो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे आपके सामने यहाँ पर लेटर है एबीसीडी ई एफ जी एच, है ना, तो लेफ्ट हैंड से सेवंथ पर गए, फिफ्थ पर गए, 1 2 3 4 5। अब इस लेटर का लेफ्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, और सेकंड लेफ्ट पर किस पे आ चुके हैं हम, सी। ट्रिक कैसे मैंने अप्लाई किया, लेफ्ट लेफ्ट गिवन होता है तो माइनस कर देते हैं, तो 5 लेफ्ट में से 2 लेफ्ट माइनस करेंगे 3, और कहां से चेक करना है, लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट देख लो क्या होता है, सी। और सी की प्लेस वैल्यू मुझे याद थी कि 3 पर आता है, इसलिए मैंने झटपट आंसर दे दिया था इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आपको भी यही काम करना है, एबीसीडी बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, बाकी अगर किसी को नहीं आता तो मैं हूं आप सभी को सिखाने के लिए, ट्रस्ट करना बस। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपको इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन, तुलना करना है, हमें तुलना करना सीखना है। और तुलना करना तो आप बचपन से सीखते हो, आपका कंपैरिजन आपके घर में ही होता है कि देख वो बड़ा भाई है, देख वो छोटा है, तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बड़ा है, उससे सीखो। कंपैरिजन करना तो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो अपनी चीजों में, अपने लाइफ में, है ना। तो यहाँ भी हमें कंपैरिजन करना है, एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बराबर बड़ा है कौन बराबर छोटा है, या कौन कोई छोटा है और बराबर दोनों इक्वल है। हमें इस तरीके की चीजों को डिफाइन करना होता है। आपको ये वाले सिंबल यहाँ पर यूज किए जाएंगे, इनके पीछे का क्या लॉजिक लगेगा वो हम चैप्टर में डिफाइन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सिलोगिज्म, न्याय निगमन। आपको स्टेटमेंट की हेल्प से आप चीजों को कैसे एनालाइज कर लेते हो, यहां पर आपको दिखेगी स्टेटमेंट और कंक्लूजन, दोनों चीजें देखने को मिलने वाली हैं, स्टेटमेंट भी और कंक्लूजन भी। यहां से हम वेन डायग्राम बनाते हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से ये चेक करते हैं कि कौन सा हमारा लॉजिकली फॉलो हो रहा है या डज नॉट फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बचपन से जाते हो, किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हो, तो स्कूल में रजिस्टर में आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर पे बुला रहे हो, तो ऐसे बता रहे हो कि भाई देख ये है हमारा स्कूल, और स्कूल से जब तू सीधे जाएगा फिर इधर गली में मुड़ जाइयो, फिर इधर मुड़ जाइयो, फिर लेफ्ट मुड़ जाइयो, फिर नीचे की तरफ आ जाइयो, ये मेरा घर है। ऐसे बताते थे ना अपने फ्रेंड को, जब घर पे इनवाइट करते थे स्कूल में, आपके फ्रेंड को तो रास्ता नहीं पता होता था तो ऐसे ड्रॉ करके तो दिखाते थे। तो यहाँ पर भी हमें यही सीखना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। अब इसके स्कूल से इसका घर कौन से डायरेक्शन में है, इस चीज को डिफाइन करना सीखेंगे हम। इसके घर से इसका स्कूल का डिस्टेंस क्या है, इस चीज को निकालना शुरू करेंगे। टोटल कितना डिस्टेंस घूम के जा रहा है, कितनी दूरी है उसके स्कूल से घर तक की, इन सारी चीजों को हम सीखते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के चैप्टर में, जो कि इसके बारे में भी हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। ये तो बॉर्न होते ही चीजें पता चलने लगती हैं, रक्त संबंध। आप मम्मी को मम्मी कहते हो, मम्मी की बहन को मासी कहते हो, चाचा पापा के भाई को चाचा या ताऊ जी कहते हो, ये भी बचपन से देखते हुए आ रहे हो ब्लड रिलेशन। तो ये भी तो हम इसके तो यूज टू हैं, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो बस इसी को हमें अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है। क्या कभी आपने बचपन में जब पढ़ते थे तो आपने सोचा था कि हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन का पेपर, अभी जो हम रिश्ते रियलिटी की लाइफ में देख रहे हैं, बड़े होके हमें ये अपने एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा, फ्लैक्स, है ना। तो ब्लड रिलेशन
आपका रक्त संबंध के बारे में, कैसे रिलेशन है, आपके चाचा का बच्चा आपका क्या लगेगा, आपके चाचा के बच्चे का बच्चा आपसे कैसे रिलेटेड है, मामा के इकलौते पुत्र की का बेटा आपकी मम्मी का क्या लगेगा। तो इस तरीके के रिलेशंस को हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसको भी हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे, एक एक इंडिविजुअली टॉपिक को। ठीक, बाकी देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। आज मैं क्लास में फर्स्ट आया था, आज गेम पीरियड में मैं सेकंड नंबर पे आया, सेकंड रनर अप था। क्या इस चीज के बारे में भी तो आप बचपन से ही जानते हो ना। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, आपके डेली के लाइफ से चीजें रिलेट कर रही हैं रीजनिंग में। आप ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में किसी भी चीज को ऑर्डर में लगाते हो। इस पेन के से जितने भी छोटे छोटे पेन है, इनको एक हाइट में अरेंज कर दो। कौन किससे ज्यादा भारी है, किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है, एक सीक्वेंस से खड़े हो जाओ। जो जिसकी हाइट सबसे छोटी है, स्कूल में लाइन बनवाते थे तो बोलते थे ना लाइन बनाने के लिए कि जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो सबसे फ्रंट में रहेगा, उससे ऊपर फिर बड़े बड़े वाले, और जो सबसे लंबा है वो जाके बैक साइड में खड़ा हो जाए। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है। फिर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग में हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना होगा। रीजनिंग पढ़ लें तो रीजन तो कहीं ना कहीं हमें निकालना ही पड़ेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर है जहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस चीज को भी मैं बहुत ही स्मूथली बनाने वाली हूँ आप सभी के सामने, आसानी से आप सॉल्व कर लेके चले जाओगे। बस सेशन में आपको कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ते रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर सीरीज। 1 2 3 4 5 6 पूरी दुनिया ही नंबर पे डिपेंड है। आप एग्जामिनेशन में नंबर लेके आते हो, उसके ऊपर सब्जी खरीदने जाते हो तो नंबर पे डिपेंड है, आप अपना घर बनवा रहे हो तो नंबर पे डिपेंड है, आपके घर में कितने सदस्य हैं तो नंबर पे डिपेंड है, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो नंबर पे डिपेंड है, आप इस ट्रेन से उस ट्रेन पर जा रहे हो तो चीजें नंबर पे डिपेंड है, आप फैन ऑन कर रहे हो, आप टाइम देख रहे हो, ये सारी ही चीजें आपकी नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। तो नंबर की नॉलेज भी तो हम 1 2 3 4 स्टार्टिंग से ही सीखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है, प्राप में स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है तो उसको एक लाइन बना के सिखाया जाता है, बेटा ये 1 है ना। तो नंबर से भी हम फैमिलियर हैं आसानी से। अब इन्हीं नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, एक श्रृंखला दे दी जाएगी। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 3 5 और 7 और क्वेश्चन मार्क। अब बता दो, आफ्टर ऑल हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो हम नंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, इस चीज को भी हम सीख सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से चीजें हमारे सामने, आंखों के सामने दिख रही होती हैं। जब आप किसी भी एक चीज को अपना टारगेट बना लेते हो और दिन रात उसी में लगे रहते हो ना, तो सपनों में भी वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आपका माइंड उसी तरीके से काम करने लगता है। आपके लाइफ में आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप क्या चीजें देख रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके लाइफ के ऊपर। इन सब का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसी तरीके से हमें इन नंबर्स को देख के हमारे पास क्या हमारा माइंड रिएक्ट कर रहा है कि ये सारी नंबर हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मुझे 11 रख देना है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया है मिसिंग नंबर। नंबर तो दिया जाएगा लेकिन पूछा जाएगा कि बताओ इस बॉक्स में यहाँ पर क्या मिस है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी होती है। एनालॉजी, मैम ये क्या होता है? इसका मतलब है सिमिलैरिटी, समरूपता। सिमिलैरिटी, समरूपता, कौन सी चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोल दिया ए रिलेटेड है बी से, तो आप बता दो सी किससे रिलेट हो जाएगा। ए और बी में जो संबंध है वही संबंध मुझे सी और डी में बताना है। ठीक, इंडिया रिलेटेड है दिल्ली से, तो आप बता दो कि अमेरिका किससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इंडिया रिलेटेड है दिल्ली से, इंडिया की कैपिटल हो गई दिल्ली, तो ऐसी अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ठीक, तो हमें वर्ड्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, लेटर्स के बीच में
कैसा रिलेशन दिख रहा है, क्या उनके अंदर सिमिलैरिटी है, सेम सिमिलर चीज को हमें ढूंढ के दूसरे में सिमिलैरिटी बताना होता है। ये होता है हमारा एनालॉजी। कंपैरिजन यहाँ पर भी चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर आपका जीके वगैरह हर चीज का टेस्ट हो जाएगा। आपको कैपिटल करेंसी याद है या नहीं है, आप जीके कितनी स्ट्रांग है, आपके एनिमल्स की आवाज आपको ध्यान है या नहीं, आपके वोकैबुलरी अपोजिट लेटर्स वगैरह कितने ध्यान है, इन सब चीजों का टेस्ट हो जाता है आपके एनालॉजी। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑड वन आउट। ये तो बचपन में भी हम स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हमें बहुत सारा होमवर्क दिया करते थे, ऑड वन आउट फाइंड करो जरा, तो हम एक सर्कल लगा देते थे जो सबसे ज्यादा डिफरेंट दिखता था। अब यहाँ पर हमें ऑड वन आउट लेटर्स के बीच में बताना है, नंबर्स के बीच में बताना है, वर्ड्स के बीच में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है डाइस, लूडो वाला डाइस, पासा। लूडो भी हम खेल रहे ही होते हैं, है ना, सबने देखा है डाइस। तो लूडो वाले डाइस के बारे में बात कर रहे हैं हम, शकुनी वाले डाइस के बारे में नहीं बात कर रहे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, और इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो पता ही है, क्या कि डाइस एक क्यूब है, उसके 6 सरफेस होती है, 6 नंबर्स होती है। बाकी और भी क्या चीजें हैं वो चैप्टर के साथ देखेंगे। ये 12 चैप्टर तो ये हुए, आगे के और चैप्टर देखते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है। क्लॉक, घड़ी के बारे में भी पढ़ना है। मैम घड़ी में क्या पढ़ेंगे, घड़ी में कैसी चीजें आती है, तो ऐसे पूछा जा सकता है 6:15 का टाइम हो रहा है, तो इन दोनों घड़ियों में जब 6:15 का टाइम हो रहा है तो आप बता दो 6:15 के टाइम पे इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, 70 डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 से 6 बजे के बीच में कितने बजे एग्जैक्ट बनेगा। इन टाइम्स का वाटर इमेज, मिरर इमेज क्या होता है। तो क्लॉक में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए, और क्लॉक भी आप बचपन से ही देखते हुए आ रहे हो। साथ ही साथ आपका कैलेंडर हो जाता है। कैलेंडर में आपको डेट, आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है 2025, हमने डेट ले लिया मान लो 15 जुलाई। अब 15 जुलाई 2025 को कौन सा डे आएगा जरा बता दो। तो मैम ये तो अभी हमें कैलेंडर देखना पड़ेगा ना फोन में, फिर बता पाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में तो आप अपना फोन लेके नहीं जाओगे एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में, वहां पर हमें ये कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। एग्जामिनर भी हमसे पूछ लेगा ऐसी, कोई पुरानी डेट भी पूछ सकता है, आने वाली डेट भी पूछ सकता है, या फिर जिस दिन आपका एग्जाम है वो वाली डेट भी पूछ सकता है। तो कैसे निकालते हैं हम, दिन निकालना, किसी पर्टिकुलर डेट को दिन कैसे निकाला जाए, कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती है, इन सब चीज को डिटेल में एनालाइज करके बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, आपको पर्सन को बिठाना है, सर्कल में बिठा सकते हो, एक लाइन में बिठा सकते हो, पैरेलल रो में बिठा सकते हो, तो पर्सन को स्क्वायर में बिठा सकते हो, रेक्टेंगल में बिठा सकते हो। तो हमें बस पर्सनों को बिठाना है। ठीक है, आपके घर में गेस्ट आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैं इनको कैसे अरेंज करूं, तो आप अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हाँ इनको यहाँ पर अरेंज कर दे, ये 2 पतले लोग हैं तो एक चेयर पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने उन पर्सन को अरेंज कर दिया। तो इसमें भी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। वाटर और मिरर इमेज, शीशे में भी हम स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे, देखते देखते इतने बड़े हो चुके, ग्रेजुएट हो चुके हैं हम। तो जब हम शीशे में इधर देखते हैं हमें तो सही दिख रहा है, लेकिन क्या इमेज बन रही है, लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जा रही है, वाटर में टॉप वाली चीज बॉटम पे चली जा रही है। तो हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये भी स्कूल टाइम में मैजिशियन आते थे, जादूगर आते थे, और क्या करते थे, एक पेपर को लेके अलग अलग डिजाइन में कट कर देते थे, और कट करके जब उसको ओपन करते थे एक फ्लावर बन जाता था, और हम उस टाइम क्या कहते थे, वाओ ये कैसे हो गया, है ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि यही चीज तो हमारे एग्जामिनेशन में भी हमें सरकारी नौकरी लेने के लिए एक दिन इसी चीज को फॉलो करना होगा। ठीक, आगे देखते हैं एम्बेडेड एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर, छुपी हुई फिगर, हिडन फिगर, और फिगर को कंप्लीट करना है। आपके सामने मैंने ये फिगर दे दिया और पूछ लिया बताओ इस फिगर को कंप्लीट करो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, बताओ यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी, तो ऑप्शन में से हमें वो चूज करना होता है। बाकी फिगर सीरीज, यहाँ पर ए लिखा है,
इस वाले फिगर में बी लिखा है, इस वाले फिगर में सी लिखा है, इस वाले फिगर में बता दो क्या लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप डेफिनेटली बता सकते हो डी, फिगर की क्या सीरीज चल रही है, क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। लॉजिकली वेन डायग्राम, ऑल मैंगो आर फ्रूट, ठीक, सम मैन आर स्मार्ट एंड सम वुमेन आर ब्यूटीफुल, ठीक। तो ये सारी चीजें वेन डायग्राम। मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, हमें इन चीजों का यूज करना है। मैथमेटिकली ऑपरेशंस को अप्लाई करके चीजों को देखना है कौन कौन सी सही सही चीजें हमारी एप्लीकेबल हो पा रही हैं। इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर, आपके सामने मैंने ये फिगर बना दिया और पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। मैंने आपके सामने एक ये स्क्वायर बना दिया और पूछ लिया गया बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो हमें काउंटिंग, फिगर को काउंट करके बताना है कितने फिगर हैं। और एक आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें इसके 5 सब टॉपिक हैं। इस लॉजिकल रीजनिंग में 5 इसके सब टॉपिक हैं। तो ओवरऑल 24 चैप्टर, और इसके सब टॉपिक को हम इंडिविजुअली पढ़ लेंगे। तो इतनी सारी चीजें, जैसे कि इस लॉजिकल रीजनिंग में आपके कौन कौन से चैप्टर हो गए, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये टॉपिक्स भी हमारे इसी के अंदर, कॉज एंड इफेक्ट, हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं ये पांचों सब टॉपिक। तो ये था हमारा पूरे कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस। अब मैम इतनी सारी चीजें बता तो दी, अब हम इसकी तैयारी कहाँ से करें, पढ़े कैसे, हमें कैसे समझ में आएगा कि इन सारे टॉपिक के इंडिविजुअली क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम जस्ट ओनली अवेलेबल फॉर यू, सिर्फ आपके लिए ही, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें 2025 को क्रैक करने की, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2025 में एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करने के लिए पहला पॉइंट, ध्यान से पॉइंट नोट करते रहना। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। पहली स्ट्रैटेजी, सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक। आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, एज अ फैकल्टी, एज अ एजुकेटर, मेंटर, टीचर, मैं आप सभी को ये गाइड कर रही हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, एक बार शिद्दत से टूट के अपना 100% देके सिलेबस जरूर कंप्लीट करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्पीड टेस्ट लगा के, मॉक टेस्ट लगा के आप एग्जामिनेशन पास कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक बहकावे में हो, आप अपने आप को बुद्धू बना रहे हो। तो अगर आप अपने सामने अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो एक बार आप सभी को शिद्दत से लग के, हर बार की बात नहीं कह रही हूं मैं, एक बार आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो, जो भी चीज का पर्टिकुलर एक सिलेबस आप सभी के सामने सिस्टमैटिक तरीके से गिवन है, उन सभी को डिटेल में आपको कंप्लीट करना होगा। और इस सिलेबस के साथ साथ हमें नोट्स बनाने होंगे। ये जो नोट्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ से लिखी हुई चीजों को ना लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, आपने प्रॉपर नोट्स अपने हाथ से लिखा है, तो रिवीजन के टाइम पर वो हाथ से खुद से बनाए हुए नोट्स आपके काम आने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरी देखोगे ना, तो वो यही कहेंगे हमने एक बार सिलेबस को शिद्दत के साथ कंप्लीट किया था, अपने हाथों से हमने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने के बाद जो हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था। नोट्स बनाते साथ ही साथ आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है।
multiple times you have to revise all the topics. रामबाण इलाज है, हर एक आपको वो टॉपिक कितने अच्छे से क्यों ना आता हो, आप अपनी प्लानिंग ऐसे करो, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि एक ही टॉपिक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ और किए हुए क्वेश्चंस को आप वापस से बार बार सॉल्व करो। इससे आपकी स्पीड भी निकल के आएगी। रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, आपकी स्पीड अपने आप निकल के आएगी, अपने आप बूस्टअप होगी और बाकी प्रैक्टिस से। ठीक, तो जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पर नोट करोगे इंडिविजुअल टॉपिक टेस्ट या फिर इंडिविजुअल टॉपिक प्रैक्टिस। आप इंडिविजुअली अपने टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे। आपने डायरेक्शन डिस्टेंस किया, उससे 50 क्वेश्चंस लगा लिए, आपने एनालॉजी किया, उससे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आपने उससे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अल्फाबेट टेस्ट का आपने टॉपिक कंप्लीट किया, अल्फा न्यूमेरिक किया, डाइस किया, क्लॉक किया, कैलेंडर किया, हर एक टॉपिक को आपको उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद, मल्टीपल रिवीजन करने के बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको यहां पर लगाना है सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट कैसे? आपने रीजनिंग का टेस्ट लगाया, क्वांट्स का टेस्ट लगाया, इंग्लिश का टेस्ट लगाया, जीके जीएस का टेस्ट लगाया, हर एक चीज को अलग अलग टेस्ट करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देते टाइम आपको यहां पर एनालाइज करना है, चीजों को एनालाइज करना है कि आपने अगर 25 सवाल में से 20 सवाल किए हैं और बाकी जो 5 छूट गए वो क्यों छूटे, बाकी और बच्चे उस आंसर को कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट तो है, बट टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको उस टेस्ट को एनालाइज करना। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। ठीक है, एक राइम बन गई, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट देने के बाद आपको रेस्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक, जब आप इस 3 पॉइंट को करो, इसके बाद आप अपने चौथे पॉइंट पर जाओगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? फुल लेंथ मॉक। फिर हम फुल लेंथ मॉक पर आ जाएंगे और फिर से हमें इन टेस्ट को देके उनको एनालाइज करना है कि हमारे कितने स्कोर आ रहे हैं, क्यों, अगर हमारे स्कोर में कमी आ रही है तो किस टॉपिक में कमी आ रही है, उस टॉपिक पे फिर से काम करो और अपना टारगेट रखो कि अगले मॉक में मेरे इससे ज्यादा बढ़ के नंबर आने चाहिए। लेकिन मॉक लगाने से पहले सिलेबस पे अच्छे से काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद आपकी चीजें ऑलरेडी बेटर होती हुई चली जाएंगी। ठीक, सिलेबस कंप्लीट, प्रॉपर नोट्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन, आफ्टर दैट आपको उससे इंडिविजुअल टॉपिक प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट, एनालाइज हर जगह करना है। ठीक, सेक्शनल टेस्ट देने के बाद एनालाइज, फिर फुल लेंथ मॉक और फिर फाइनल एग्जामिनेशन में जाके हमें अपना 100% देना है। आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, सारी चीजें तो मैम पता चल गई, पेपर कैसे होता है, क्या है, कब होता है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन पढ़े कहां से, सिलेबस को कंप्लीट कहां से करें। ठीक है, ये आप सभी के सामने एक प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली है। ठीक, तो कहां से शुरू करें, क्या पढ़े, इसका भी सॉल्यूशन बताते हैं आपको। तो आपको इस पेज को ध्यान से एनालाइज करना है। कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस
हम कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। किसके लिए? एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए शुरू से शुरू करने वाले हैं। एक बार मैं पूरी प्लेलिस्ट बना चुकी हूं, बट इस वाले सेक्शन में, इस वाले सीरीज में हम स्टार्टिंग से लेके जो बच्चा फ्रेशर है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराने वाली हूं। ठीक है, तो है आप सभी के लिए सॉल्यूशन अच्छा? अगर सेशन सही है, आपके लिए एक बेस्ट मेथड निकल के आए तो सेशन को लाइक जरूर करें। तो आप सभी के सामने मैं लेके आ रही हूँ पिंकी वर्मा, आपके कंप्लीट रीजनिंग के सेक्शन को लेके, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए आपके लिए रेलिवेंट होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इन एग्जामिनेशन के लिए आप 2025 में बैठने वाले हैं, तो आप सभी के सामने एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि इन सभी के सिलेबस को इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे, चाहे एक टॉपिक को कंप्लीट करने में हमारा कितना ही टाइम क्यों ना लगे। ठीक, लेकिन आप सभी के सामने अपना मैं 100% देने वाली हूं, तो आपको भी अपने आप से एक चैलेंज करना है कि मुझे भी अपना 100% देना है। जब मेरा 100% जाएगा, आपका 100% जाएगा, तो मिलके 200% होगा और एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आप सभी से एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है कि मैं आप सभी के सामने एसएससी सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट रीजनिंग को कंप्लीट कराऊंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ जुड़ के चीजों को सीख के अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छा बनाना है। एग्जामिनेशन को अच्छा या बनाना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये कंप्लीट रीजनिंग कहां पर मिलने वाली है? क्या मैम इसके लिए हमें कोई पैसा देना पड़ेगा? क्या आप कोई पेड बैचेस में पढ़ाओगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दी जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना है, 1 रुपए का भी शुल्क नहीं देना है। आपको सारी कंप्लीट एसएससी की तैयारी फ्री में कराई जाएंगी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे हजारों रुपए, 50,000, 60,000 रुपए लगा देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एक कमिटमेंट है, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, सिलेक्शन जब है जब आपकी तरफ से भी, मैं तो इनपुट दे रही हूँ बट आप उधर से अपना नहीं इनपुट लगा पा रहे हो, नहीं आउटपुट दे पा रहे हो, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। चीजें दोनों तरफ से रहेंगी, हमारी तरफ से भी आपके पास चीजें जाएंगी और आपको भी अपना 100% देना होगा अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव करने के लिए। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए हमें दोनों तरफ से मेहनत करनी है। मेरी मेहनत में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। आप अपने आप से भी कमिटमेंट कर लेना कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली कंप्लीट करना है। फ्री में सारी चीजें अवेलेबल होंगी और कहां पर अवेलेबल होगी? हमारे परीक्षा जंक्शन के YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अभी ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के सामने पूरे कंप्लीट रीजनिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। परीक्षा जंक्शन के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है कि जब भी क्लास हो, लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हो सकती हैं, वीडियो क्लासेस भी, आपके सब वीडियो फॉर्मेट में भी क्लासेस जा सकती हैं। लाइव में हम मॉक कर रहे होंगे और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। तो ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलने वाली हैं और क्लास में अटेंड करने के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है। ठीक है, क्लियर? तो आपको एकमात्र सॉल्यूशन मिल चुका है अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें मैंने आप सभी के सामने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। ठीक है, मेरी टीम या फिर मैं खुद ही आप सभी को आपके हर एक डाउट को, हर एक क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। पर्टिकुलर हर इस एसएससी सीजीएल के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, जहां पर आप आपस में क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में बताई जाएगी,
प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर स्पीड निकालना भी बताऊंगी और एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीजें आप सभी के सामने रखी जाएगी। बस पेशेंस के साथ आप डे 1 बाय 1 करके आप चैनल के साथ जुड़ते रहना और शेयर कर देना, ताकि सभी लोग जो भी 2025 में एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के यहाँ से चीजों को सीख के अपना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करा सके। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपका डाउट है क्वेरी जरूर बताना, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना। वीडियो अच्छी लगी है, चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगली क्लासेस में। अगली क्लासेस में मैं आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर मॉक रखूंगी। आपने देखा क्या क्या पैटर्न है, आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम कैसे था, ताकि आप अपने आगे की सीढ़ियों पर आसानी से पहुंच सको। पता तो चले हमारे पेपर में आता क्या क्या है। इसीलिए मैं आप सभी के सामने नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। सीजीएल के 2024 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे रीजनिंग के सेक्शन से, वो लेके जुड़ूंगी। तो वहां पर आप सभी को आना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चीजों को सीखना है, फिर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स।